हेलो ऑल। आज हम ये जून की विजन की मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम मंथली मैगज़ीन हमें करते रहने चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग आई थॉट व्हाई नॉट हेल्प यू गाइस कवर मंथली मैगज़ीन, क्योंकि सुनने में थोड़ा इजी हो जाता है। एंड आई विल ऑल्सो टेक अप द टॉपिक्स एज़ पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड करना और एवरीथिंग करना इसमें से इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू कवर वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी इसमें हम सोशल इश्यूज़ वाला सेक्शन लेंगे। ओके, जस्ट अ सेक। तो सोशल इश्यूज़ वाले सेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कल्चरल अप्रोप्रिएशन का। तो कल्चरल अप्रोप्रिएशन का ये टॉपिक बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कल्चरल अप्रोप्रिएशन, तो इसका इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। इट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग elements from one culture by members of another culture, particularly when a dominant group appropriates aspects of marginalized culture in a manner that is seen as disrespectful or exploitative। तो अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में समझें, वैसे इन्होंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके ही बोला है, बट इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हम फैशन के सेंस में समझें, जिसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में रहा था, कोल्हापुरी चप्पल्स के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में रहा था, तो इसको हम उस सेंस में अगर समझते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी डिज़ाइनर जो है वो अनदर कल्चर के एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा है और उसका क्रेडिट भी उन्हें नहीं दे रहा है, ठीक है, विदाउट गिविंग देम द रिक्वायर्ड क्रेडिट और क्लेमिंग दैट दे डिडंट नो द ओरिजिन, ठीक है, या फिर वो ये क्लेम करते हैं कि उन्हें इसका ओरिजिन नहीं पता इस तरीके का कुछ, और या फिर वो उसका जो क्रेडिट है वो रिक्वायर्ड क्रेडिट उस कम्युनिटी को, जैसे कि यहाँ पे ये हैंडीक्राफ्टेड होते हैं जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं बाय लोकल्स, तो उन लोकल कम्युनिटी को ये क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कल्चरल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। सो दे आर यूजिंग देयर नॉलेज, तो ये बेसिकली एक लोकल नॉलेज है, उसको उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ किया है विदाउट गिविंग देम द रिक्वायर्ड क्रेडिट, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्राडा जो है इटालियन लग्जरी ब्रांड, उसके ऊपर ये केस लगा है। एंड दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन फॉर सेलिंग फ्लैट लेदर सैंडल्स रिजेंबलिंग इंडियाज ट्रेडिशनल GI टैग्ड कोल्हापुरी चप्पल्स। तो बेसिकली कोल्हापुरी चप्पल्स जो हैं ये 2019 में इनको GI टैग दिया गया था, और उसी के मिसयूज़ के लिए इनको एक्यूज़ ठहराया गया इसके अंदर। अगर आप देखो इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं, देखो प्रिलिम्स के लिए तो हमने ये कोल्हापुरी चप्पल्स क्या है ये जान लिया। दीज आर हैंडीक्राफ्टेड लेदर सैंडल्स होते हैं मेड बाय लोकल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका, एंड इनके डिस्टिंक्टिव कुछ दे आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव ब्रेडेड लेदर स्ट्रैप्स, इंट्रिकेट कटवर्क, ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन एंड टाइमलेस क्राफ्टमैनशिप। इसमें ओनली वेजिटेबल डाई यूज़ होता है, ठीक है। सो कम्प्लीटली एंड एक्सक्लूसिवली मेड फ्रॉम दिस वेजिटेबल डाई। तो ये बेसिकली इसका है। अब इसको मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। मेंस में क्या यूज़ कर सकते हो कि अगर आप लिख रहे हो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें आप डालोगे कल्चरल अप्रोप्रिएशन और एग्जाम्पल डाल दोगे यही वाला, तो हो गया आपका एक यूनिक पॉइंट हो गया। आपने शो कर दिया कि मैं रीसेंट इवेंट्स से अवेयर हूँ, ठीक है, वो सब हो गया। अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही, क्योंकि हमें इतना ही मेंस में काम आएगा और प्रीलिम्स में यही काम आएगा, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछने वाला। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल है US ब्रांड स्टारबक्स का जो गोल्डन लाटे है और गोल्डन मिल्क, ये दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू हिंदी दूध मिल्क, हिंदी का जो हल्दी मिल्क जो होता है हमारे यहाँ पे इंडियन का वो। एंड देन इटालियन ब्रांड गुची सेलिंग फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी ऑर्गेनिक लाइनर कफ्तान विच लुक लाइक इंडियन कुर्ता की तरह जो कि लगता है। तो ये भी अदर एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। अब इसमें एथिकल डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, मतलब दिया है तो ये अच्छा है वैसे इस एंगल से सोचना भी कि ये वॉल्यूशन है कांतियन एथिक्स का। कांतियन एथिक्स क्या कहता है कि यू शुड सी पीपल एज एंड इन देमसेल्व्स नॉट एज मीन्स, वाइल दे आर यूजिंग द कम्युनिटीज़ एंड देयर वर्क एज मीन्स टू एन एंड, और उनका एंड क्या है, प्रॉफिट, मीन्स टू एन एंड, तो वो एंड है यहाँ पे प्रॉफिट है। तो ये वॉल्यूशन है कांतियन एथिक्स का।
देन यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन के लिए कंपनीज जो लॉन्ग टर्म हार्म कर रही हैं कल्चरल डिग्निटी को, उनके इकोनॉमिक सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है, उसके लिए वो कल्चर एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। देन सोशल वेलबींग ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी हार्म हो रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट हो गया ये। तो शॉर्ट टर्म गेन फॉर लॉन्ग टर्म एंड इट इज़ लीडिंग टू लॉन्ग टर्म पेन। दैन इरोजन ऑफ आर्टिसन लाइवलीहुड्स, अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको इवोलेट कर रहा है बाय डिनाइंग आर्टिसंस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ द फ्रीडम, डिग्निटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। जैसा कि हमने बोला ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट में लिख सकते हो, तो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट कल्चरल हेरिटेज के टर्म्स में और कैसे होता है। इट लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर होने लगता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ये यूनिवर्सली सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसी तरीके का कल्चर हमारे फिर हमारे सराउंडिंग्स में बनता जाता है, तो वो होमोजेनाइजेशन होने लगता है धीरे धीरे, सेम आइडियाज़ इवॉल्व होने लगते हैं। इसके अलावा कल्चरल इरोजन, लाइक अगर हम अटायर्स के बेसिस में बात करें तो साड़ीज़ एंड धोती कुर्ताज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय वेस्टर्न क्लोथिंग, जबकि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन टू योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड एंड ऑल, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए। इसके अलावा मेजर आपको थीम पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और वो डिफरेंट उसमें इम्पैक्ट, जैसे कि विमेन पे इम्पैक्ट, यूथ पे इम्पैक्ट, ट्राइबल्स पे इम्पैक्ट, सोसाइटी पे इम्पैक्ट, फैमिली पे इम्पैक्ट, फैमिली सिस्टम पे, तो ये सब आपको डिफरेंट डायमेंशंस में इसके इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ इनफ फॉर दिस आर्टिकल। देन कम्स Tier 2 इन्फ्लुएंसर्स रीडिफाइनिंग कल्चरल कैपिटल इन डिजिटल इंडिया। अब इसमें इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं इसको नहीं इतना डील करने वाली। वी जस्ट नीड टू नो सम एग्जांपल्स फ्रॉम हेयर एंड बेसिक थिंग कि क्या इससे हो रहा है। अब क्या Tier 2 वाले रीजन से इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आएगी। ठीक है, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो, कल्चरल डेमोक्रेटाइजेशन लेजिटिमाइजेस डाइवर्स एस्थेटिक्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वंस कंसीडर्ड नॉन मेन स्ट्रीम। तो ये पॉइंट बस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। इसके अलावा इट लीड्स टू रिवाइवल ऑफ फोक एंड लोकल ट्रेडिशंस, तो जहाँ पे भी इसका आपको रेलेवेंस दिखता है, बेसिकली पेपर 1 में ही दिखेगा, तो वहाँ पे इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दैट Tier 2 इन्फ्लुएंसर्स आर हेल्पिंग इन रिवाइविंग फोक एंड लोकल ट्रेडिशंस, जैसे कि राजस्थान मंगनियार म्यूज़िक, sorry for the pronunciation, promoted through Instagram Reels, then YouTube channels like Village Cooking Channel तमिलनाडु में, उसके 20 million plus सब्सक्राइबर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा प्लेटफॉर्म फॉर सबल्टन वॉइसेस के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, जैसे कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के क्रिएटर्स, दलित, ट्राइबल, OBCs को स्पेस प्रोवाइड करता है टू आर्टिकुलेट आइडेंटिटी एंड लिव्ड एक्सपीरियंस, जैसे कि खबर लहरिया एक ग्रासरूट रूरल डिजिटल न्यूज़ रूम है। दिस इज़ रन एंटायरली बाय दलित वेमेन। तो बस इतना आपको पता होना बहुत है इसके लिए, इसको यूटिलाइज़ अगर कर पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो इसलिए बस इतना लिखोगे ना, Tier 2 इन्फ्लुएंसर्स का रोल, बस इतना करके आपको याद रखना, और ये एग्जाम्पल्स के थ्रू, बस और कुछ नहीं लिखना है यहाँ से। इसके बाद QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इंडिया का देखा गया है रीसेंट रैंकिंग्स ऑफ 2026 में। इसमें ये पब्लिश किया जाता है बाय लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फॉर्म, जो भी इसका नाम है वो करके उससे। ठीक है, इसमें 5 लेंसेज विद डिफरेंट वेटेज होते हैं, रिसर्च एंड डिस्कवरी, एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स, ग्लोबल एंगेजमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा इसमें 10 इंडिकेटर्स भी होते हैं। एक न्यू इंडिकेटर ऐड किया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी के बेसिस पे। ठीक है, अब इसमें फाइंडिंग्स क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। 2 साइट एंड, एक तो पेपर 2 में एजुकेशन टॉपिक है, उसमें आप साइट कर सकते हो पेपर 2 एजुकेशन, और बाकी कहीं पे भी रेलिवेंट लगे वहाँ साइट कर सकते हो। ठीक है, अब SDG आपके जैसे एजुकेशन है आपके दिमाग में आना चाहिए SDG 4। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, और उसी से रिलेटेड फिर यहाँ पे आप रैंकिंग साइट कर सकते हो। अगर आपने देखो यहाँ पे इंडिया ग्रू फ्रॉम 11 यूनिवर्सिटीज़ इन 2015 टू 54 इन 2026, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, तो इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी दिखा सकते हो।
दूसरी साइड देखो तो ये भी है कि सिर्फ 54 ही अभी तक हैं, ये भी है, ठीक है। मेकिंग इट 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है ये, ठीक है। इसके अलावा 6 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल टॉप 250 में, ये पॉइंट आप साइड कर सकते हो। एंड IIT दिल्ली का रैंकिंग हाईएस्ट है। IITs 12 IITs फीचर हुए, उसमें हाईएस्ट IIT दिल्ली का है, दैट इज़ 123rd ग्लोबली, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ स्कीम्स पता होनी चाहिए। वैसे तो आपने एजुकेशन टॉपिक तो किया ही है, तो उसमें जो भी स्कीम्स हैं, अगर आपने इनमें से कुछ नहीं लिखा है तो वो ऐड ऑन कर लेना, वैसे लिखा ही होगा। PM उषा स्कीम, PM इंटर्नशिप स्कीम, देन NATS स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, एंड NATS 2.0 पोर्टल, इम्प्रूव जॉब रेडीनेस, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। देन NEP पॉलिसी तो पता ही होगा आपको। देन चैलेंज, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन की। तो ये पूरा टॉपिक वैसे आपने किया हुआ होगा ही, बट स्टिल हम चलो इसमें थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं? एक्रेडिटेशन रेट काफ़ी कम है। इट इज़ लेस देन 39% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ नेशन वाइड आर accredited, largely due to high cost in accreditation process. Then जो क्रॉस एनरोलमेंट रेट है वो 28% ही है 21-22 में, जबकि 50% का हमारा टारगेट है बाय 2035 तक अंडर NEP पॉलिसी। दैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी लो है, 0.7% ओनली, लीडिंग टू वीकर इनोवेशन आउटकम्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। दैन देयर इज़ गैप एग्जिस्ट इन वर्कफोर्स स्किल्स ड्यू टू डिसकनेक्ट बिटवीन अकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में डिसकनेक्ट होने की वजह से देयर इज़ गैप इन द वर्कफोर्स स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं वर्सेस जो हमारे पास स्किल्स हैं, एंड लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन सॉफ्ट ट्रेनिंग स्किल्स। करिकुलम जो है हमारा काफ़ी आउटडेटेड है, तो उसे मॉडर्नाइज करने की और अपने एजुकेशन सिस्टम को हमारा SDG 4 को व्हाट टू से अचीव करने के लिए वी नीड टू modernize our outdated curriculum system. Then fragmented regulatory framework. So there should be a robust framework for multidisciplinary education and research universities. बट वो है नहीं, इसका एब्सेंस है। ये जो रोबस्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको हमें बनाने की ज़रूरत है। दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक UGC, AICTE। तो इसकी जगह हमें एक यूनिवर्सल और टू से एक ही बॉडी चाहिए, जैसे कि एक ही, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड इन्होंने दिया इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज और इंडस्ट्री अकेडमी कोलैबोरेशन करना है हमें। नीड बेस्ड एजुकेशन, जैसे कि आंध्र प्रदेश का फर्स्ट स्किल सेंसस किया गया टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन स्किल्स एंड टारगेट टेक्निकल एजुकेशन। इन्वेस्ट इन अंडर रिप्रेजेंटेड डिसिप्लिन्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी डिग्रीज में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट लाइट बट टाइट रेगुलेशंस थ्रू सिंगल रेगुलेटर। तो जैसे कि हमने कहा सिंगल रेगुलेटर की ज़रूरत है, जैसे कि एक ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देन इनेबल करिकुलम डिज़ाइन फॉर इंडस्ट्री रेलेवेंस, जैसे कि गुजरात का स्किल्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम। तो करिकुलम डिज़ाइन जो है वो इंडस्ट्री रेलेवेंस के हिसाब से होना चाहिए। तो उसमें एग्जांपल दे सकते हो आप गुजरात का स्किल्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम। देन एनहेंस्ड फंडिंग, provide financing autonomy to boost cross enrollment ratio in Kerala's model. ठीक है, so this is it for this article. Then there comes ये अच्छा पॉइंट है टू ऐड इन योर पेपर 1 सोसाइटी सेक्शन में। सो मैनोस्फेयर क्या है? मैनोस्फेयर यहाँ पे UN Women वार्न किया है इन्होंने ओवर द ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज़ known collectively as मैनोस्फेयर विच इज़ इमर्जिंग एज अ सीरियस थ्रेट टू जेंडर इक्वालिटी। अब आप जब भी जेंडर की बात करोगे तो मैनोस्फेयर को एज अ चैलेंज आप लिख सकते हो कहीं पे भी आपको, अगर ऐसा पॉइंट लिखने को मिलता है, जो यूजुअली हमें लिखने को मिल ही जाता है। और आप रीसेंट कोई टर्म डालोगे, यूनिक टर्म डालोगे, तो आपका इम्पैक्ट आंसर का अच्छा होगा। तो ठीक है, ये मैनोस्फेयर हमने देखा कि एक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का ग्रुप है जो कि एक काइंड ऑफ जेंडर इक्वालिटी के लिए सीरियस थ्रेट पोज करता है। इसी को हम कहते हैं मैनोस्फेयर। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है? वैसे देखें तो यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जो हैं ये प्रमोट करती हैं नैरो अग्रेसिव डेफिनेशंस ऑफ मस्कुलिनिटी
एंड फॉल्स नैरेटिव्स दैट फेमिनिज्म हैज़ हार्म्ड मेंस राइट। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ मैन का ग्रुप है जो अगेंस्ट, फीमेल के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। सीधी भाषा में अगर हम इसे समझें तो ये यही है, ठीक है। इट इज़ रूटेड इन मिसोजिनिस्ट एंड एंटी फेमिनिस्ट रेटोरिक में इट इज़ रूटेड इन, एंड मेनोस्फेयर वेपनाइज करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को टू स्प्रेड हेट, सेक्सिस्ट आइडियोलॉजीज एंड रीइंफोर्स डीप जेंडर बायस। अब आप देखोगे ऑलरेडी हमारा जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, सॉरी जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, उसके अंदर हमने देखा कि हम 131st हमारी रैंकिंग है, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो और ऊपर से फिर इस टाइप की चीज़ें, तो वो और ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहे हैं जेंडर बायस को, और एंड हेंस वी मे फर्दर सीन अ डिक्लाइन इन आवर रैंकिंग्स इन ग्लोबल जेंडर गैप। तो मेनोस्फेयर इज़ अ थ्रेट डेफिनेटली फॉर जेंडर इक्वालिटी। और यहाँ पे आपको याद आना चाहिए SDG 5, ठीक है, रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी। अब इसके कॉजेज़ आप ऐसे, इसमें देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से, मेनोस्फेयर पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अक्रॉस द सब्जेक्ट्स स्पेशली सोसाइटी के ही पेपर में और GS1 में ही आपको काम आ जाएगी ये कुछ पॉइंटर्स, इसलिए आपको लिखने ज़रूरी हैं और पता होने चाहिए। जैसे कि इंटरनेट सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 251 मिलियन से 954 मिलियन हो गए हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली द कॉज ऑफ मैनोस्फेयर का जो राइज हो रहा है वो उसमें आप ये एक डेटा सजेस्ट कर सकते हो कि इंटरनेट एक्सेस बढ़ गया है, उसकी वजह से मैनोस्फेयर का इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया है, ठीक है। फिर उसके अलावा आप लिख सकते हो तो सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स आर देयर हु आर क्लेमिंग दैट मैन आर विक्टिम्स ऑफ द सोसाइटीज मिसएंट्री, ठीक है, दैट इज़ प्रेजुडिस अगेंस्ट मैन। उसके अलावा एल्गोरिदमिक इन्फ्लुएंस है, जैसे कि वॉच नेक्स्ट एल्गोरिदम जो होती है वो रिकमेंड करती है एंटी फेमिनिस्ट टाइप का कंटेंट, जैसे कि ऑल वुमेन आर लाइक दैट, इस टाइप की आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, इवन एसेज में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे, हाँ एक और जो यहाँ पे इन्होंने रीज़न साइट किया है। अब आप यही रीजंस, कुछ भी ऐसा विमेन स्पेसिफिक आता है उसमें भी ये रीजंस आप साइट कर सकते हो, नॉट जस्ट क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, बट कोई भी इस तरीके का जेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ें साइट कर सकते हो, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, इसमें इन्होंने एक और चीज़ दिया है कि देखो हमने देखा ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आइडियाज़ इमर्ज हुए, दैट इज़ इंडिविजुअलिज्म के आइडियाज़, फ्रीडम के आइडियाज़ एंड ऑल, दैट लेड टू व्हाट, सोशल आइसोलेशन हो गया उस वजह से। अब सोशल आइसोलेशन के जब हो गया है तो पीपल वांट देमसेल्व्स टू ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो किसी ना किसी चीज़ से बिलोंग करना चाहते हैं खुद को, जहाँ और बेसिकली उस चीज़ से जहाँ पे उन्हें जहाँ पे वो अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे देखते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे जो मेन हैं दे सी देमसेल्व्स इन अ बेटर पोजीशन बाय रिलेटिंग देमसेल्व्स विद दिस मेनोस्फेयर। तो इसीलिए ये जो इसका इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक रीज़न होगा, इंडिविजुअलिज्म, ग्लोबल आइडियाज़ एंड ऑल, विच इज़ लीडिंग टू न्यूक्लियर फैमिलीज़, एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने की वजह से आइसोलेशन, एंड दैट उसकी वजह से ड्राइव टुवर्ड्स बिलोंगिंगनेस। और वो बिलोंगिंगनेस का जो आई वुड से स्पेस है वो फुलफ़िल करता है मेनोस्फेयर। सो ये हो गया। इसके अलावा ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब बेसिक सही है। रिवर्सिंग, यस हमने कहा कि ये जेंडर इक्वालिटी जो है उसको बेसिकली रिवर्स करेगा। ऑनलाइन वायलेंस रिस्क, सो स्टडी के अकॉर्डिंग 16 to 15% ऑफ विमेन एंड गर्ल्स ऑनलाइन वायलेंस फेस करते हैं, एंड साइबर वायलेंस एक्सप्लॉइट करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म एनोनिमिटी एंड रीच को। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए, कहीं पे भी आप ये इनिशिएटिव साइट कर सकते हो, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस एंड नॉन स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल्स ऑफ विमेन, ठीक है, बैलेंस पोर्ट्रेयल्स ऑफ विमेन इन मीडिया इंक्लूडिंग डिजिटल स्पेसेस। UN विमेन ने एक मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच अडॉप्ट किया है, विच इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन ऑन द स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन हेट, दैन मेकिंग ऑल स्पेसेस सेफ। ये इनिशिएटिव है UNFPA का फॉर ऑल जेंडर्स। यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विस एक्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये प्रोहिबिट करता है मिसोजिनिस्टिक एंड जेंडर बेस्ड हेट कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।
देन इंडिया के लेवल पे indecent representation of women prohibition act 1986 it outlaws indecent या derogatory portrayals of women in digital media. IT रूल 2021 के अंदर objectionable content को within 24 hours of complaint रिमूव करना होता है, तो वो भी ये एक हमारी तरफ से इनिशिएटिव है. नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इनका डिजिटल शक्ति एक वो है for digitally empowering women and girls in cyberspace. IT Act 2008 के अंडर ये एड्रेस करता है इमर्जिंग साइबर क्राइम्स अगेंस्ट women सच एज सेक्शन 67A जो कि क्रिटिकल है इन केसेस इन्वॉल्विंग डिजिटल अब्यूज़. उसके अलावा भारतीय न्याय संहिता ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग अगेंस्ट women इज़ अ क्राइम अंडर दिस एक्ट. तो ये बेसिकली है एंड दिस इज़ इनफ आई थिंक. तो आपको बस बेसिकली ये टर्म डेफिनेटली यूज़ करना है. इसके ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ये इनिशिएटिव्स कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. और तो आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो उसको ये माइंड में रख के पढ़ो कि मैं यूज़ कहाँ करूँगा. अगर आपको लग रहा है यार ये तो यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, डू नॉट रीड इट, ट्रस्ट मी, डू नॉट रीड इट. इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम. ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं. विमेन एंड आर्म्ड फोर्स. विमेन इन आर्म्ड फोर्स, तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है. हमने देखा कि विमेन का जो रोल है आर्म्ड फोर्सेस में वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है. उसके लिए जो हमने पॉलिसी मेजर्स लिए, स्टेप्स लिए, जैसे कि परमानेंट कमीशन ग्रांटेड टू विमेन ऑफिसर्स इन 11 आर्म्स एंड सर्विसेज. इसके अलावा विमेन एज अग्निवीर्स. दैन इसके अलावा कुछ अदर रिफॉर्म्स, आउटरीच एंड सपोर्ट इनिशिएटिव, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का दिशा सेल कंडक्ट्स अ नेशन वाइड कैंपेन एंड मोटिवेशन टॉक्स टू अट्रैक्ट यंग वुमेन. तो इसमें देखो, इसमें भी अब हमें ये बहुत काफ़ी टाइम से ये टॉपिक चला रहा है, तो अब इतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता एटलीस्ट. तो ये मैं मेरे हिसाब से बोल रही हूँ. तो अब इसमें बस लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए सिग्निफिकेंस क्या है विमेन इन आर्म्ड फोर्स का, लेकिन आप इसको डेफिनेटली कहीं भी विमेन के टॉपिक में डेफिनेटली यूज़ करोगे. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंस क्या है कि आर्टिकल 14 को लाइफ प्रोवाइड करता है, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी टू विमेन. आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, ये इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, तो प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, तो इट इज़ ऑल्सो गिविंग लाइफ टू आर्टिकल 15. आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी विमेन को प्रोवाइड कर रहा है एंड प्रमोट्स इंक्लूसिव एंड जस्ट डिफेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला आप पार्ट देख लो, ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है. अब ना एक चीज़ है सोसाइटी का, मतलब GS1 में जो सोसाइटी वाला पार्ट है वहाँ पे आप आराम से कभी भी ये आर्टिकल्स मेंशन कर सकते हो. आर्टिकल 14, 15 हो गया, 16 अगर एज़ पर द क्वेश्चन 14, 15 जनरली यूज़ हो जाते हैं, आर्टिकल 21 जनरली यूज़ हो जाते हैं. तो इस तरीके के आर्टिकल्स और जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स है वो आप आर्टिकल्स लिखोगे ना, तो थोड़ा सा आंसर अच्छा लगता है, डाइवर्स लगता है. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा आप ये देख लो कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है. वुमेन जॉइंड एज नर्सेज 1888 में. उसके बाद 1958 में वुमेन डॉक्टर्स गॉट रेगुलर कमीशंस इन द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स. देन 1992 में वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम आई, स्टार्टेड फॉर नॉन कॉम्बैट रोल्स जैसे कि एजुकेशन, सिग्नल, इंटेलिजेंस. 2005 में रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्विस कमीशंस विद 14 ईयर टेन्योर. 2020 में सुप्रीम कोर्ट इन बबीता पूनिया केस. अभी आपको केस याद होना चाहिए कि आप कहीं पे भी इसको साइड कर दो तो लगेगा कि आपको एटलीस्ट पता है कि क्या हुआ है पास्ट में. तो बबीता पूनिया केस आप याद रख लेना. इसमें अलाउ किया गया परमानेंट कमीशन टू विमेन SSC ऑफिसर्स इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी एज पर आर्टिकल 14. फिर 2021 में अगेन कुश कायरा केस. दिस अलाउड वुमेन टू अपीयर फॉर NDA एग्ज़ाम एंड जॉइन ट्रेनिंग. तो ये दोनों केसेस तो पता होने चाहिए. ठीक है, इनको आप साइट भी कर सकते हो कहीं पे भी. ये हो गया. देन आपका ग्लोबल टबैको एपिडेमिक को लेकर है 2025. WHO ने 10th रिपोर्ट रिलीज़ की है इसके ऊपर. अब जो मेरे हिसाब से इसमें रेलेवेंट बताती हूँ, आपको टबैको के बारे में पता होना चाहिए. ओवर 60 स्पीसीज़ इसकी हैं जो कल्टीवेट की जाती हैं. इट बिलोंग्स टू नाइटशेड फैमिली को ये बिलोंग करता है. एंड इंडिजिनस कहाँ का, ये ना बहुत बार ये पूछा गया है कि कौन सी क्रॉप कहाँ की इंडिजिनस है, तो आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका का इंडिजिनस है. ठीक है, और इसका जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हैं,
टू ग्रो टोबैको व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? तो रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि फ्रॉस्ट फ्री पीरियड 90 to 120 डेज़ का फ्रॉम ट्रांसप्लांटिंग टू फाइनल हार्वेस्ट। देन जो डेली टेम्परेचर है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए विद ड्राई हार्वेस्टिंग पीरियड। सॉइल कैसी होनी चाहिए? सैंडी और सैंडी लोम, ठीक है। इसके अलावा ये वाटर लॉगिंग से सेंसिटिव होते हैं एंड रिक्वायर्ड वेल एरेटेड वेल ड्रेन सॉइल्स। तो वेल ड्रेन सॉइल्स की इनको रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल 500 mm मिनिमम एंड सूटेबल अबव 1200 mm, मिनिमम इतनी और अबव 1200 सूटेबल होती है। अब इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको में, जबकि चाइना लार्जेस्ट है। एंड ऑल्सो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वॉट अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको आफ्टर ब्राज़ील। मेजर स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ये सब मेजर स्टेट्स हैं। गुजरात अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ प्रोडक्शन, गुजरात अकाउंट करता है। तो हाईएस्ट गुजरात में है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश सेकेंड। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके हेडक्वार्टर्स गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो ये हेडक्वार्टर्स भी पूछा है इन्होंने कई बार, इसलिए आपको पता होना चाहिए। It ensures the smooth functioning of farming system and to ensure fair and remunerative prices for tobacco farmers and promotion of exports। तो इसमें आई थिंक इतना पता होना आपको काफ़ी है। फिर ये आ गया देखो ग्लोबल जेंडर गैप, मैंने आपको बताया ही था कि इंडिया की रैंकिंग 131 है, उसी के रिगार्डिंग ये अभी रैंकिंग आई है 2025 में। 4 डायमेंशंस हैं इसके, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन एंड हेल्थ। देखो आप याद अगर करना चाहो ना तो इसके लिए बहुत इजी होता है, आप एक फ्रेमवर्क में सोचो। तो आप जीएस पेपर सिलेबस के फ्रेमवर्क में सोचोगे तो कैसे आ जाएगा? ये GS2, ये GS3 और ये क्या, ये भी GS2 बट उसका सब पार्ट्स हेल्थ और एजुकेशन डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो वैसे आप देख सकते हो इसे, ठीक है। अब इसमें जो 1 स्कोर जो है वो इंडिकेट फुल पैरिटी, 0 शो इनइक्वालिटी, कंप्लीट इनइक्वालिटी। इंडिया 131st रैंक किया गया है आउट ऑफ 148 कंट्रीज़, और इसका जो रैंकिंग है वो पहले से स्लिप हुआ है, मतलब हमारी रैंक एक्चुअली ख़राब हुई है। पहले कितनी थी 2024 में 129 और अभी 131st हो चुकी है। तो ये एक्चुअली इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज़, राइट। और इसको आप जब नेगेटिव्स शो करोगे वेमेन के रिगार्डिंग, जेंडर के रिगार्डिंग, तो आप ये डाल सकते हो, ठीक है, कि ग्लोबल जेंडर गैप के अकॉर्डिंग हमारी रैंकिंग स्लिप हुई है। दो हमारा स्कोर डेफिनेटली बढ़ा है, 0.644 हो गया 0.641 से, दैट इज़ 0.3 से बढ़ा है, ठीक है। देन बांग्लादेश इमर्ज्ड, अब देखो साउथ एशिया में बांग्लादेश का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। अगर हो सकता है, अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। उसके अलावा नेपाल का भी जो है 125th रैंक है, श्रीलंका का 130 है, भूटान का 119 है। तो इन सब ने ही इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है। आइसलैंड का फर्स्ट रैंकिंग है, लीड कर रहा है ये। इन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल एवरेज जेंडर गैप जो है, ग्लोबली एवरेज अगर हम देखें तो वो 30% अभी भी है। तो आप सोचो कि ग्लोबल लेवल पे भी कोई पैरिटी नहीं है, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने फुल पैरिटी अचीव कर लिया है, फुल जेंडर पैरिटी अचीव कर लिया है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है। दैन 123 ईयर्स लगेंगे टू रीच फुल पैरिटी ग्लोबली, ठीक है। अब इसमें मेजर चैलेंजेस इन्होंने दे दिए हैं, तो वैसे आप पढ़ते हो ये सब, बट मैंने कहा कि एक बार अगर आप यहाँ से देख लेते हो तो एक रिकॉल हो जाता है, तो इसलिए देख लेते हैं। लिटरेसी रेट, चैलेंजेस हम क्या देख रहे हैं फॉर इंडियन जेंडर पैरिटी अचीव करने में, चैलेंजेस क्या हैं। तो पहले हम सोचेंगे, देखो फ्रेमवर्क क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ, पॉलिटिकल। फिर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल देखो आप, और जो अब ये क्या है, एक तरीके से, एक सेकेंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, ये सोचने का तरीका मैं बता रही हूँ सो दैट आपको इजीली याद रह पाए। ये है GS पेपर 1 सोशल, ये है GS पेपर 2 पॉलिटिकल, ये है GS पेपर 3 इकोनॉमी। अब ये GS पेपर 2 ही है, उसमें हेल्थ सेक्शन, और अच्छा सॉरी, ये मैंने मैंने GS2 सोशल को, सॉरी ये मैंने सोशल को GS1 लिखा, लेकिन अब इसमें अलग अलग वो हैं डायमेंशंस। तो अब ये एक एजुकेशन वाला डायमेंशन हो जाएगा GS2 का, चाइल्ड मैरिज GS1 का, विमेन सेफ्टी GS1,
फिर डिजिटल डिवाइड, ये सब तो GS1 का ही है, बट एजुकेशन को आप बेसिकली डायरेक्ट अगर देखो लिंक तो हम GS2 से करते हैं। तो एजुकेशन हेल्थ ही GS2 से रिलेट हो गए। उसके अलावा विमेन, चाइल्ड मैरिज, विमेन, चाइल्ड, ये वनरेबल सेक्शंस में आते हैं। ऐसा देखो वनरेबल सेक्शंस वाला टॉपिक GS2 में है, तो इसको GS2 से भी देख सकते हो और दोनों से देख सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो चाइल्ड, विमेन एंड देन रूरल अर्बन। डिजिटल डिवाइड अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे डिजिटल डिवाइड रूरल अर्बन वाला नहीं देख रहे हम, डिजिटल डिवाइड जेंडर के बेसिस पे, राइट। तो ठीक है, अभी आप ये हम कैसे देख रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स के बेसिस पे, स्टेक होल्डर्स के लिए क्या चैलेंजेस है, चाइल्ड मैरिज, विमेन सेफ्टी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये टू रिकॉल पॉइंटर्स ये ईजी हो जाता है। अब देखो एजुकेशन में इलिटरेसी फीमेल्स का, सॉरी लिटरेसी रेट फीमेल्स का 65.46 है, जबकि मेल का इट इज़ 82.14, तो डेफिनेटली गैप है। फिर देखोगे चाइल्ड मैरिज अभी भी एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 23.3% चाइल्ड मैरिजेस का प्रेवलेंस है, मतलब इतनी परसेंट मैरिजेस अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। विमेन सेफ्टी, तो इतना लाख गर्ल्स एंड विमेन वेंट मिसिंग इन द कंट्री इन 2019 एंड 2021। सो 3 years में 13 लाख अप्रॉक्स गर्ल्स मिसिंग हो गई हैं एज पर NCRB। सो ये विमेन सेफ्टी का चैलेंज दिखा रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, विमेन सेफ्टी हो गया। एज पर NCRB रिपोर्ट्स नंबर ऑफ डेथ्स बाय सुसाइड फॉर विमेन वो भी इंक्रीज़ हुआ है बाय 4.6%, ठीक है। अब उस सुसाइड के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बी इट डाउरी, बी इट एकेडमिक प्रेशर, बी इट अदर थिंग्स, ठीक है, सोसाइटल प्रेशर एंड ऑल, ठीक है। फिर डिजिटल डिवाइड है, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 33% ऑफ विमेन इन इंडिया यूज़ द इंटरनेट कंपेयर टू मोर देन 57% ऑफ मैन। तो इंटरनेट यूज़ करने में एक हमें डिवाइड देखने मिल रहा है, 33% विमेन ओनली, जबकि मैन अराउंड 60%, दैट इज़ अराउंड डबल, ठीक है। अब वहीं पे हेल्थ एस्पेक्ट देखोगे तो प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया विमेन में काफ़ी देखा गया, नियरली 60% और 57% ऑफ इंडियन विमेन बिटवीन 15 to 49 एज ग्रुप एनीमिक रिपोर्ट की गई हैं बाय दिस। अगेन हम बार बार यही सर्वे कोट करेंगे क्योंकि ये रीसेंट सर्वे है सबसे ज़्यादा, तो उसी को हम कोट करते जाएंगे। फिर MMR आप देखोगे 97 इन 2018-20, लेस देन 70 हैज़ रिकमेंडेड बाय WHO। तो WHO रिकमेंड करता है कि हम अपने जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है उसको 70 कर दें अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन अभी भी हमारा क्या है 97 है। दो आप इसको पॉजिटिव सेंस में देखोगे तो हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी किया है, पहले से काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, ठीक है। दैन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अराउंड 50 मिलियन वीमेन इन इंडिया सफ़र करती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स से। उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं वो भी इंडियन वीमेन के पास काफ़ी कम है, ठीक है। देन ओके हेल्थ का हो गया। देन इकोनॉमिक देखोगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे 2024 बताता है कि विमेन का जो अनपेड केयर वर्क है उसका कंट्रीब्यूशन GDP में अराउंड 3.1% है, जबकि मेन का कंट्रीब्यूशन जस्ट 0.4% है अनपेड केयर वर्क का कंट्रीब्यूशन। तो विमेन को एक डबल बर्डन शेयर करना पड़ता है ऑफ अनपेड केयर वर्क एज वेल एज पेड वर्क जो वो कर रही हैं, ठीक है। देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 97% विमेन वर्कफोर्स इन्वॉल्व है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मेजरली एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आप देखो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट आई और वहाँ पे मेजरली विमेन ही काम कर रही हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का आपने इशू पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसमें आप इनिशिएटिव्स देख लो, वैसे आप पढ़ते ही हो बट आपको चेक करना है कि हमने सारे देखे हैं या नहीं, हमें सारे पता है या नहीं। नारी शक्ति वंदन ये सबसे रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है फॉर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड ऑल, जो भी है वो तो क्या। देन पोषण अभियान टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इट इज़ फॉर कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोवाइडिंग maternity benefits to pregnant women and lactating mothers. Then one-stop centers, which is integrated support and assistance under one roof to women who are affected by violence and distress. तो ये वन स्टॉप सेंटर आपको, ये तो आपको पता होगा, ये भी अगर नहीं पता है तो आप ऐड कर सकते हो।
Then universalization of women helpline, 24/7 emergency and non-emergency response through the short code 181 to women. So this is it. सोसाइटी में हमने मेजर टॉपिक्स देख लिए हैं. अब कुछ शॉर्ट टॉपिक्स और हम और देख लेते हैं. WHO रिपोर्ट सोशल कनेक्शन पे WHO ने रिलीज़ किया है. एक सेकेंड. अब देखो इसकी जो बेसिक एक ही फाउंडिंग, हम 1-2 फाउंडिंग ही लेंगे जो कभी भी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हेल्प कर पाए. जैसे कि एज पर दिस रिपोर्ट अबाउट, अब ये रिपोर्ट है WHO की सोशल कनेक्शन रिपोर्ट, मतलब सोशल कनेक्शन को लेकर ये रिपोर्ट है. इसमें इन्होंने कहा है कि अबाउट 1 in 6 पीपल लोनली फील करते हैं बिटवीन 2014 to 2023 एंड यंग पीपल फीलिंग द लोनलीस्ट. ठीक है, बस ये डेटा आपको पता होना चाहिए, बहुत है. फिर एक इन्होंने बोला है कि लो इनकम कंट्रीज़ में 24% ऑफ पीपल फील लोनली, जबकि रिचर कंट्रीज़ में 11% फील लोनली. ठीक है, सो दिस मच इज़ इनफ आई थिंक. तो ये एक परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स है 2.1. ये लॉन्च किया था 2017 में. रिवैम्प 2.1 आया है इसका 21 में. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है. अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कोई इतना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यस, कि कोई भी स्टेट ने टॉप 4 ग्रेड्स अचीव नहीं किए हैं. नो स्टेट या यूनिवर्सिटी अचीव टॉप 4 ग्रेड्स, जैसे कि दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम. बट जो टॉप परफॉर्मर है वो चंडीगढ़ है जिसने अचीव किया है ये वाला ग्रेड, दैट इज़ प्रचेष्टा. तो इसमें अलग अलग ग्रेड्स होते हैं. तो ये वाले टॉप ग्रेड्स किसी ने अचीव नहीं किए. ये प्रचेष्टा 1 चंडीगढ़ ने अचीव किया है. देन लोएस्ट परफॉर्मर मेघालय है. ओनली स्टेट जिसने 10th ग्रेड लिया है दैट इज़ आकांक्षी 3. इंटरस्टेट डिस्पैरिटी देखी गई है, बट दिस डिस्पैरिटी हैज़ रिड्यूस्ड ओवर द टाइम. Then State of World Population Report 2025, as per UN Population Fund, released its State of World Population Report. इसका टाइटल है रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, द परसूट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी इन चेंजिंग वर्ल्ड. सो ये रिपोर्ट कहती है दैट द एक्चुअल ग्लोबल फर्टिलिटी क्राइसिस इज़ नॉट वन ऑफ ओवर पॉपुलेशन बट ऑफ अंडर पॉपुलेशन, बट रादर अ क्राइसिस इन रिप्रोडक्टिव एजेंसी. ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये जो फर्टिलिटी क्राइसिस है ये ओवर पॉपुलेशन या अंडर पॉपुलेशन का नहीं है, बट इट इज़ रादर अ क्राइसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी. दिस इज़ समथिंग कि इट इज़ अ कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इन्फॉर्म्ड, एम्पावर्ड एंड डिसीजन मेकिंग ओवर वंस रिप्रोडक्शन. तो उसको लेकर ये रिप्रोडक्टिव एजेंसी का कंसेप्ट बता रहे हैं. इट रिक्वायर्स इनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसमें इंडिविजुअल्स can make choices unfettered by legal, political, economic और normative constraints. तो ये कह रहे हैं दिस फर्टिलिटी क्राइसिस मेजरली अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी में जो क्राइसिस है उसकी वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ ओवर और अंडर पॉपुलेशन की वजह से. इट ऑल्सो हाईलाइट्स अनफुलफिल्ड फर्टिलिटी एस्पिरेशंस जैसे कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, अनअचीव्ड प्रेगनेंसीज एक्सेट्रा. इट कॉल्स फॉर पॉलिसी शिफ्ट्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन टू प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल राइट्स एंड चॉइसेस. ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 है. यहाँ पे आपको बेसिकली बस ये पता होना चाहिए कि ओवर ये डेटा आप यूज़ कर लो जिससे कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन, अगर आप कहीं पे पॉइंट लिख रहे हो उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए पास्ट 20 ईयर्स में स्कूल्स वर क्लोज्ड इन एटलीस्ट 75% ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इम्पैक्टिंग 5 million पीपल एंड मोर. इसके अलावा जो इंडिया रिलेटेड स्टडी है फाउंड दैट रेनफॉल शॉक्स इन इंडिया इन द फर्स्ट 15 years of life negatively impacted vocabulary at age 5 and mathematics and cognitive skills at age 15. तो vocabulary और जो मैथमेटिक्स एंड नॉन कॉग्निटिव स्किल्स होती है उनको इसने इम्पैक्ट किया है एट डिफरेंट एजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल शॉक्स एंड ऑल. ठीक है, तो ये आप सब्सटैंशिएट करने के लिए बस ये पता होना चाहिए. इंडिया के लेवल पे अगर आप बता रहे हो तो ये, अदरवाइज़ ये. और यहाँ पे इन्होंने इम्पैक्ट बताया है कि रिड्यूस टेस्ट स्कोर्स, एक्सेसिबेट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़, लाइवलीहुड को डिस्टर्ब करता है, हेल्थ को डिस्टर्ब करता है और टू से अफेक्ट करता है, एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, कॉजेज कैजुअलिटीज़ एंड ऑल. देन जेंडर बजटिंग का इन्होंने
एक ये पोर्टल लॉन्च किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एट नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग। तो ये इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग पॉलिसी ब्रीफ्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा इंटेंडेड टू फॉर यूज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। Features online application portal for submitting proposals for gender budgeting training and capacity building programs। अब जेंडर बजटिंग क्या होता है, तो वैसे एज इट इज़ टॉपिक है आपका GS 3 में, ठीक है। तो आपको पता है, आपके पास नोट्स होने चाहिए इसके, अगर नहीं है तो बना लेना, ठीक है। बाकी यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो कुछ चीज़ें। जेंडर बजटिंग क्या है? इट इज़ एन अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स जेंडर इक्वालिटी इनटू गवर्नमेंट्स प्लानिंग और बजटिंग प्रोसेस में जेंडर इक्वालिटी को कंसीडर करना, वो है जेंडर बजटिंग। एंड एनालाइजेस हाउ बजट कैन प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। इट इन्वॉल्व्स थॉरो एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट बजट्स टू एस्टैब्लिश इट्स जेंडर डिफरेंशियल इम्पैक्ट्स, प्रायोरिटाइज एंड फ्रेम कमिटमेंट्स एंड corresponding actions and ensure budget allocations for gender equality commitments। तो ये 3 चीज़ें एनालाइज करता है। दैन जेंडर बजटिंग का टाइमलाइन इन्होंने शो कर दिया है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है कंसेप्ट। यहाँ पे चाइल्ड बजटिंग अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008 में ये भी बताया। चाइल्ड बजटिंग ऑफिशियली अडॉप्टेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस्ड पार्ट C इन जेंडर बजट स्टेटमेंट टू इंक्लूड ऑल दोज स्कीम हैविंग बिलो 30% अलोकेशन फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये आपका 24-25 में रिवाइज जेंडर बजटिंग फॉर्मेट है। अब नीड क्या है जेंडर बजटिंग की? जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़। तो नेशनल बजट्स इम्पैक्ट करते हैं वुमेन और मैन को डिफरेंटली थ्रू द पैटर्न्स ऑफ रिसोर्स, आप कैसे एलोकेट कर रहे हो एंड ऑल। सो इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग जेंडर पर्सपेक्टिव को उसमें इंटीग्रेट करते रहना, बार बार उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसीडर जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उसे कॉन्टीन्यूसली रिव्यू करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नीड क्या है? रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी बजटिंग इंश्योर करना। तो विमेन का पार्टिसिपेशन उसमें इंश्योर करने के लिए पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हमारा बेसिक आइडियोलॉजी है, और टू से बेसिक फ्रेम हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को हम प्रमोट करते हैं। एंड हेंस तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी उसमें आएगा, तो उसके लिए जेंडर बजटिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Participation of women in decision making at all levels like panchayats, urban local bodies and all. Then legal framework strengthening, so it strengthens women specific laws को, जैसे कि criminal law amendment act and sexual harassment at workplace act। So this is it। ये आपका सोसाइटी का सेक्शन हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सारे सेक्शंस हम एक एक करके कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर इट।